1990 का दशक, इस पूरे टाइम पर मुंबई में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी और अंडरवर्ल्ड के दो सबसे बड़े नाम थे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। पहले दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में काम किया करते थे, लेकिन सब जानते हैं कि बाद में कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और इनकी इसी दुश्मनी की युद्ध भूमि बन गई मुंबई। दोनों मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अकेले बादशाह बनना चाहते थे। एक तरफ दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम था जिसके इशारे पर मुंबई की सड़कों पर गोलियां चलती थी, और दूसरी तरफ था उसका सबसे भरोसेमंद साथी रह चुका छोटा राजन, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सालों तक दाऊद के लिए काम किया, लेकिन अब वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अब ये सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी, पैसे की लड़ाई थी और सबसे बढ़कर सर्वाइवल की लड़ाई थी। मुंबई की सड़कों पर दोनों गिरोह एक दूसरे के आदमियों का शिकार कर रहे थे, लेकिन इस गैंग वॉर का असर सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे इसकी आग बॉलीवुड तक भी पहुंच गई। फिल्मों में पैसा कौन लगाएगा, कौन सा एक्टर किसके साथ काम करेगा, किस प्रोड्यूसर को फाइनेंस मिलेगा, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर किस फिल्म में काम करेगा, इन सवालों का जवाब अब फिल्म इंडस्ट्री तय नहीं कर रही थी, अब ये फैसला अंडरवर्ल्ड कर रहा था। और इस गैंग वॉर का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हो रहा था जिनका अंडरवर्ल्ड से कोई सीधा कनेक्शन था भी नहीं। एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, कई बार तो उन्हें खुद भी पता नहीं होता था कि वो किस कैंप के साथ काम कर रहे हैं। कैसे दाऊद और छोटा राजन ने बॉलीवुड को अपने युद्ध का मैदान बना दिया, कैसे उनकी लड़ाई का असर फिल्म इंडस्ट्री के आम लोगों तक पहुंच गया, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा, और वो भी एक रियल कहानी के सहारे। एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की कहानी जो धीरे धीरे दाऊद और छोटा राजन के बीच चल रही लड़ाई में फंस गया, और उसके साथ जो कुछ हुआ वो हमें दिखाता है कि उस दौर में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना गहरा असर था। फरवरी 1993 दुबई की बात है। रात की लगभग 1:30 बजे थे। दुबई के एक 5 स्टार होटल के एक सूट में एक फिल्म स्टार की पार्टी चल रही थी। शराब चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। उस फिल्म स्टार की पिछली फिल्म अच्छी खासी हिट हो गई थी और इन दिनों उसका करियर अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस वक्त ये अभिनेता एक सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के सिलसिले में दुबई आया हुआ था, यानी कुल मिलाकर जिंदगी बढ़िया से चल रही थी। तभी डोरबेल बजी। अभिनेता ने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार जरा देखो तो कौन है इस वक्त, रात का 1:30 बज रहा है, जाकर चेक करो यार, कोई फालतू फैन तो नहीं है बाहर। उसका दोस्त उठा और उसने दरवाज़ा खोलकर चेक किया। उसने देखा बाहर एक आदमी खड़ा है। उसको देखकर उसने पूछा, हेलो, कहिए किससे मिलना है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, मुझे विजय भाई ने भेजा है और मुझे इन हीरो साहब से मिलना है। दोस्त वापस कमरे में आया और उसने उस अभिनेता से कहा, यार बाहर कोई है जो अपने आप को विजय भाई का आदमी बोल रहा है। उस स्टार ने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, कौन विजय भाई, रात के 1:30 बजे कौन आता है यार, निकालो उसे बाहर। तो उसका दोस्त वापस उस हीरो का मैसेज लेकर दरवाजे पर गया और वहाँ खड़े आदमी से बोला, हीरो को किसी से नहीं मिलना, आप जा सकते हैं। वो आदमी 1 मिनट तो रुका, फिर उसने बहुत ही शांत आवाज़ में बोला, हीरो साहब को बताओ छोटा राजन मिलने आया। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। स्टार का नशा एक पल में उतर गया। छोटा राजन, वो नाम जिसे सुनकर उस दौर में पूरी मुंबई कांपती थी, वो उसके होटल के कमरे के बाहर खड़ा था। रात के 1:30 बजे दुबई में आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर आपके रूम के दरवाजे पर अगर वो आदमी खड़ा हो जिसका नाम सुनकर पूरी मुंबई कांप जाती हो, तो आप क्या करते? हीरो ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने एकदम से दरवाज़ा खुलवाया और छोटे राजन को अंदर लेकर आया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि छोटा राजन एक फिल्म स्टार से मिलने आधी रात को दुबई में उसके कमरे में क्यों गया?
क्या वो दोनों दोस्त थे? क्या उस हीरो का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब छोटा राजन बॉलीवुड में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। असल में दाऊद और राजन दोनों ही बॉलीवुड की ताकत को अच्छी तरह से समझते थे। बॉलीवुड उस समय करोड़ों रुपए का कारोबार करता था, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। बॉलीवुड ग्लैमर देता था, शोहरत देता था, बड़े बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर और सेलिब्रिटी तक पहुंचा देता था। और अंडरवर्ल्ड के लिए ये तीनों चीज़ें बेहद आकर्षक थी, पैसा, पावर और ग्लैमर। इसलिए धीरे धीरे दोनों गैंग्स ने बॉलीवुड में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। फिल्मों में पैसा लगाया जाने लगा, प्रोड्यूसर से रिश्ते बनाए जाने लगे और इंडस्ट्री के अंदर अपने अपने लोगों का एक नेटवर्क खड़ा किया जाने लगा। दाऊद की तरफ से ये काम अबू सलीम और छोटा शकील जैसे लोग करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजन भी पीछे नहीं रहना चाहता था। वो भी बॉलीवुड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था। असल में तो अंडरवर्ल्ड का ध्यान बॉलीवुड की तरफ लाने वाला राजन ही था। जब वो भारत में डी कंपनी का सर्वा हुआ करता था, उस वक्त से ही उसने बॉलीवुड में इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। अब राजन दाऊद से अलग हो चुका था और इस वक्त बॉलीवुड में उसका एक आदमी था जो एज ए फाइनेंसर काम करता था। उस आदमी का नाम था गूंगा। गूंगा कोई फिल्म स्टार नहीं था, ना ही वो कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में उसकी एक अच्छी पकड़ थी। और सबसे बड़ी बात, वो छोटा राजन का सबसे भरोसेमंद आदमी था। असल में इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी, उन दिनों की जब राजन खुद कुछ भी नहीं था। ऐसा कहते हैं कि उस वक्त ये दोनों चेंबूर के शाहकार सिनेमा के बाहर मिलकर टिकटें ब्लैक किया करते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी और फिर वक्त बदला और राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन गया। वहीं दूसरी तरफ गूंगा भी धीरे धीरे बॉलीवुड में पैसा लगाने लगा। राजन गूंगा पर उतना ही भरोसा करता था जितना कि वो खुद पर, और शायद यही वजह थी कि राजन ने बॉलीवुड में अपने कई कामों की जिम्मेदारी गूंगा को सौंप रखी थी। एक दिन पम्मी संधू नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने आदित्य पंचोली से कांटेक्ट किया। उसने आदित्य से कहा कि वो माफिया बैकग्राउंड के ऊपर एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है गेम। और उसने आदित्य से कहा कि आदित्य, ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये फिल्म मुंबई माफिया की कहानी है और तुम इसमें बड़ा राजन का रोल प्ले करोगे। उन दिनों आदित्य फिल्मों में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। आदित्य को सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने सीधे पूछा, पम्मी जी मुझे पैसे कितने मिलेंगे? पम्मी संधू मुस्कुराया और कहा, आदित्य पैसे की चिंता मत करो, साइनिंग अमाउंट अभी दे रहा हूँ, बाकी शूटिंग के साथ मिलता रहेगा। आदित्य को उस वक्त स्क्रिप्ट से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। उसने साइनिंग अमाउंट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी, फाइनेंसर्स के बारे में नहीं पूछा। उसे तो उस वक्त सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे एक घर खरीदना था, एक गाड़ी चाहिए थी और अपने करियर में आगे बढ़ना था। खैर, कुछ टाइम बाद फिल्म के मुहूर्त का दिन आ गया। मुंबई के मिठीबाई कॉलेज के पास एक भाईदास हॉल है, मुहूर्त वहीं रखा गया था। आदित्य भी वहां पहुंच गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग वहां पर थे। सब लोग नसीरुद्दीन शाह का वेट कर रहे थे जो ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए थे। तभी आदित्य की नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके आसपास कोई भी नहीं था। लोग उससे दूरी बनाकर खड़े थे, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सबकी नज़र उसी पर थी और वो लगातार बड़बड़ा रहा था। प्रोड्यूसर्स को गाली दे रहा था, एक्टर्स को गालियां दे रहा था और बार बार चिल्ला रहा था कि मुहूर्त अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है। उसकी आवाज़ तो बहुत ही अजीब थी, एक बड़े आदमी के शरीर में जैसे किसी छोटे बच्चे की आवाज़ हो। उसके शब्द साफ नहीं निकल रहे थे, मुंह से दबी दबी आवाज़ आ रही थी। आदित्य कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर उसने पम्मी संधू से पूछा, ये कौन है पम्मी जी? ये सुनते ही पम्मी संधू का चेहरा एकदम बदल गया। उसने धीरे से जवाब दिया, वो गूंगा भाई है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, गूंगा भाई? अब ये कौन है पम्मी जी? तो पम्मी संधू ने फिर से धीमी आवाज में कहा, ये छोटा राजन का सबसे करीबी दोस्त है
और इस फिल्म के असली फाइनेंसर भी यही है। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक उसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक फिल्म कर रहा है, लेकिन उसे पहली बार अब एहसास हो रहा था कि इस फिल्म के पीछे सिर्फ बॉलीवुड नहीं था, अंडरवर्ल्ड भी मौजूद था। गूंगा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके नाम से बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग दूरी बना के रखते थे, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था। आदित्य अब साइनिंग अमाउंट ले चुका था और उसे खर्च भी कर चुका था। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, उसे ये फिल्म करनी ही थी। शुरुआत में आदित्य गूंगा से थोड़ा बचकर रहता था, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि गूंगा कोई साधारण आदमी नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई तो इन दोनों की मुलाकातें भी बढ़ती गई। कई बार इनकी मुलाकात सेट पर होती, कई बार प्रोडक्शन मीटिंग में, और कई बार शूटिंग खत्म होने के बाद। धीरे धीरे आदित्य का डर कम होने लगा, क्योंकि गूंगा उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आता था। वक्त के साथ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई, लेकिन इस दोस्ती की वजह सिर्फ फिल्म नहीं थी। गूंगा को भी आदित्य पसंद था। उसे आदित्य का बेबाक अंदाज अच्छा लगता था, और आदित्य को ये देखकर हैरानी होती थी कि जिस आदमी से पूरा बॉलीवुड डरता है, वो उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आता है। धीरे धीरे अक्सर दोनों साथ दिखाई देने लगे, कभी फिल्म के सेट पर, कभी पार्टीज में, और कभी चेंबूर में गूंगा के घर पर। असल में गूंगा को लोगों की कंपनी पसंद थी। वो अक्सर फिल्म के कास्ट और क्रू को अपने घर बुलाता और फिर पार्टी किया करता था। इन देर रात तक चलती पार्टीज में शराब चलती थी, हंसी मजाक चलता था, लेकिन उन पार्टीज में एक चीज़ ऐसी भी थी जो आदित्य को एकदम नर्वस कर देती थी। गूंगा की 2 रिवॉल्वर्स। वो अक्सर अपनी दोनों रिवॉल्वर निकालकर सामने टेबल पे रख देता था, मानो वो कोई हथियार नहीं बल्कि सजावट की चीज हो। पार्टी में मौजूद कोई भी आदमी गूंगा की किसी बात को मना नहीं करता था, और शायद करना भी नहीं चाहता था, डर की वजह से। एक दिन शूटिंग के दौरान गूंगा ने आदित्य को आवाज लगाई, ए आदित्य, कल तो टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं आया रे? आदित्य थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत जवाब दिया, भाई वो दूसरी शूटिंग थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गूंगा कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे वो गाना सुना देता हूँ। इसके बाद गूंगा ने क्रू को रिकॉर्डिंग की कैसेट लाने को कहा। क्रू के लोग कैसेट ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कैसेट कहीं नहीं मिली। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये बात गूंगा को कौन बताए। आखिरकार किसी ने हिम्मत करके बोल ही दिया, भाई हमें वो कैसेट नहीं मिल रही है। कुछ देर तो सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर गूंगा बोला, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, मैं खुद ही गाकर सुना देता हूँ। ये सुनते ही आदित्य का दिल बैठ गया। गूंगा ने गला साफ किया और फिर गाना शुरू कर दिया। आदित्य के मन में उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गूंगा की शर्ट के नीचे उसकी रिवॉल्वर भी थी, इसलिए हंसी आने के बावजूद हंसने की हिम्मत आदित्य के अंदर नहीं थी। खैर, गाना खत्म हुआ। गूंगा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा? आदित्य ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, भाई सातों सुर बराबर लगे हैं। ये सुनकर गूंगा का सीना गर्व से फूल गया और पूरा क्रू राहत की सांस लेने लगा। आदित्य को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये दुनिया नॉर्मल नहीं है। यहाँ कई बार लोग सच नहीं बोलते, और वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। और जल्द ही आदित्य को इस दुनिया का एक और चेहरा दिखाई देने लगा, एक ऐसा चेहरा जो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। आखिरकार गेम पिक्चर बनकर तैयार हो गई और उसका प्रीमियर रखा गया मुंबई के मशहूर मेट्रो सिनेमा में। फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू वहाँ मौजूद थी। आदित्य भी वहाँ मौजूद था। गूंगा भी अपनी पत्नी के साथ प्रीमियर पर आया था। हॉल की बत्तियां बुझी और फिल्म शुरू हो गई। लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे, लेकिन फिल्म शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे कि अचानक हॉल के पिछले हिस्से में हलचल मच गई। कुछ लोग अपनी सीटों से उठकर पीछे देखने लगे। फिर अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मंदिरा मंदिरा, मुझे बचाओ मंदिरा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर वो सन्न रह गया।
मुंबई पुलिस की एक टीम गूंगा को पकड़कर हॉल से बाहर ले जा रही थी और गूंगा पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो सीटों को पकड़ रहा था और अपनी टांगे सीट्स के बीच में फंसाकर पुलिस वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार सामने कोई प्रोड्यूसर नहीं था, कोई एक्टर नहीं था, सामने थी मुंबई पुलिस। और कुछ ही सेकंड्स में पुलिस गूंगा को हॉल से बाहर ले गई। पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। आदित्य पंचोली अपनी सीट पर बैठे रह गए। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यार मैं आखिर किस दुनिया में फंस गया हूँ। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। गूंगा के अरेस्ट होने के कुछ ही टाइम बाद आदित्य पंचोली के पास एक फ़ोन आया। आदित्य ने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राजा, मैं राजन बोल रहा हूँ। ये सुनकर आदित्य कुछ सेकंड तो सुन्न हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि फ़ोन करने वाला आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो था छोटा राजन, वही छोटा राजन जिसका नाम सुनकर मुंबई के बड़े बड़े लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। राजन ने कहा, राजा, गूंगा को पुलिस ले गई है, मंदिरा तुम्हारे पास आएगी, उसकी मदद कर देना। बस इतना कहकर राजन ने फ़ोन रख दिया। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी और आदित्य पंचोली ये बात अच्छी तरह से समझते थे। कुछ घंटों बाद गूंगा की पत्नी मंदिरा सचमुच आदित्य पंचोली के घर पहुंच गई। वो बहुत परेशान थी। प्रॉब्लम ये थी कि मंदिरा के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, क्योंकि पैसे तो गूंगा के पास होते थे और गूंगा था जेल के अंदर। और उस समय आदित्य के पास भी उतना कैश नहीं था। आदित्य ने अपने घर में रखा सोना निकाला और मंदिरा को देते हुए कहा, इस सोने को ले लो और जो भी सबसे अच्छा वकील तुम्हें मिले वो कर गूंगा भाई को बाहर निकालो। मंदिरा वो सोना लेकर चली गई और आदित्य पंचोली अपनी जगह बैठे रह गए। कुछ महीने पहले तक आदित्य का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज हालत बदल चुके थे। छोटा राजन आदित्य को सीधे फ़ोन कर रहा था और गूंगा की रिहाई के लिए आदित्य खुद इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ टाइम बाद गूंगा जेल से बाहर आया और उसने आदित्य को धन्यवाद किया, क्योंकि मुश्किल वक्त में आदित्य ने उसका साथ दिया था। इसके बाद दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए। आदित्य अपनी फिल्मों में बिजी हो गए और गूंगा अपने काम में। इसी तरह टाइम निकलता गया। अब साल था 1999। गूंगा एक और फिल्म बनाना चाहता था और इस बार वो अपनी फिल्म में संजय दत्त और आदित्य पंचोली को लेना चाहता था। आदित्य ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन आदित्य को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार ये फिल्म आदित्य को सीधे दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा देगी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन आदित्य के फ़ोन पर एक अजीब कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ 0 दिखाई दे रहे थे। आदित्य ने फ़ोन उठाकर हेलो बोला। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम गूंगा की फिल्म कर रहे हो? आदित्य ने कहा, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? तो वहाँ से जवाब आया, छोटा शकील। ये नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आदित्य ने तुरंत कहा, भाई मेरी फैमिली है, मैं इन सब गेम में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये फिल्म आप बोलो तो अभी छोड़ देता हूँ। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर शकील बोला, रुक, पहले सेठ से बात कर। और उसके बाद फ़ोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर एक नई आवाज़ सुनाई दी, एक बेहद शांत आवाज़, दाऊद इब्राहिम। आदित्य के हाथ पांव फूल गए। दाऊद ने बहुत धीरे और शांत लहजे में कहा, तुम एक्टर हो, तुम अपना काम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कुछ सेकंड रुककर उसने दोबारा कहा, लेकिन फिल्म रिलीज़ होगी कैसे अगर वो बनेगी ही नहीं? इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पूरी बातचीत में दाऊद ने एक बार भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, लेकिन बहुत ही शांत लैंग्वेज में उसने आदित्य को धमकी दे दी थी। एक तरफ था छोटा राजन और दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम और बीच में फंस गया था आदित्य पंचोली। आदित्य सीधे गूंगा के घर पहुंचा, लेकिन गूंगा घर पर था नहीं। आदित्य ने उसकी पत्नी से कहा, गूंगा को कहना कि मुझे फ़ौरन कॉल करे। जब गूंगा को दाऊद के फ़ोन की बात पता चली तो वो अलर्ट हो गया। वो समझ गया कि मामला गंभीर है और उसने कोर्ट से अपने लिए सिक्योरिटी की डिमांड की। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को उसे सिक्योरिटी देने का आदेश भी दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद
वो सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। इसके बाद गूंगा ने अपने खुद के आर्म बॉडीगार्ड रख लिए। फिल्म की शूटिंग चलती रही, लेकिन अब गूंगा पहले जैसा केयर फ्री नहीं था। अब वो बहुत अलर्ट रहने लग गया था। फिर एक दिन गूंगा छुट्टियां मनाने हिमाचल गया। आमतौर पर वो हमेशा अपने साथ हथियार रखता था, लेकिन इस बार उसे प्लेन से जाना था और प्लेन में हथियार वो नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपनी गन्स मुंबई में ही छोड़ दी। शायद कई सालों में पहली बार वो बिना हथियार के था। कुछ दिनों बाद वो मुंबई वापस लौटा और सीधे बांद्रा के होटल रंग शारदा पहुंचा, वहीं जहां उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ये दिन था 19 मार्च 1999 का। गूंगा की गाड़ी जैसे ही होटल के पास पहुंची, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में डी कंपनी के लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे थे और कुछ ही सेकंड में उसकी गाड़ी गोलियों से छलनी हो गई। गूंगा किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला और जान बचाकर भागने लगा, लेकिन हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। एक आदमी उसके बिल्कुल नजदीक आया। उसने पिस्टल गूंगा के सर पर रखी और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही गूंगा जमीन पर गिर गया। उसका सर से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसे तुरंत लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी समय आदित्य एक वीडियो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ छोटा राजन था। फोन उठते ही राजन बोला, राजा, गूंगा मरना नहीं चाहिए। बस इतना कहकर राजन चुप हो गया। आदित्य सीधे लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे। गूंगा की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टर, पुलिस सब वहां मौजूद थे। आदित्य ने इन सब को हैंडल किया, लेकिन इन सब के बीच आदित्य ने खुद को दाऊद और राजन की लड़ाई के ठीक बीचों बीच खड़ा पाया। गूंगा बच गया। फिल्म भी रिलीज हो गई और बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। कहते हैं कि गूंगा ने इस फिल्म से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे अभी तक अपने पैसे नहीं मिले थे, और वो था आदित्य पंचोली। ना आदित्य को अपनी एक्टिंग फी मिली और ना ही वो 5 लाख रुपए वापस मिले जो आदित्य ने मुश्किल वक्त में गूंगा को दिए थे। शुरुआत में आदित्य ने इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किए, फिर याद दिलाया, लेकिन हर बार गूंगा की तरफ से कोई ना कोई बहाना आता था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और एक दिन आदित्य के सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे गूंगा के मोहल्ले में पहुंच गए। गूंगा बाहर ही खड़ा था। आदित्य ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल किया, मेरे पैसे कब दोगे? गूंगा ने हमेशा की तरह बात को टालने की कोशिश की और बोला, यार थोड़ा टाइम और दे दे। लेकिन इस बार आदित्य रुकने वाले नहीं थे। आदित्य ने गूंगा का कॉलर पकड़ लिया और बोले, बहुत वक्त दे दिया, अब मेरे पैसे वापस दो। आदित्य गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में गूंगा को बोला, एक थप्पड़ काफ़ी है तेरी सारी भाईगिरी उतारने के लिए। कुछ सेकंड के लिए वहाँ एकदम शांति छा गई, क्योंकि ये सब गूंगा के अपने इलाके में हो रहा था और आसपास खड़े लोग अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे एक बॉलीवुड एक्टर ने गूंगा की खुलेआम बेइज्जती कर दी थी। इसके कुछ देर बाद आदित्य वहाँ से चले गए। मामला वहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन असल में कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद आदित्य के पास गूंगा का एक फ़ोन आया। इस बार गूंगा की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, उल्टे वो पहले से भी ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था। उसने कहा, कैसे हो दोस्त, आओ आकर अपने पैसे ले जाओ। आदित्य ने कहा, मैं अभी बिज़ी हूँ, तुम बोलो तो मैं अपने मैनेजर को भेज दूँ। लेकिन गूंगा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं दोस्त, तुम खुद आओ, ये पैसे मैं तुम्हें पर्सनली देना चाहता हूँ। आदित्य को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन आदित्य ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तय समय पर वो जुहू में मौजूद गूंगा के ऑफिस पहुंच गए और वहां पहुंचते ही आदित्य को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऑफिस कुछ ज़्यादा ही शांत था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई स्टाफ नहीं था और गूंगा वहां अकेला बैठा हुआ था। वहां पहुंचकर आदित्य ने गूंगा से कहा, चलो भाई जल्दी करो, मेरी दूसरी मीटिंग भी है। गूंगा मुस्कुराया और बोला, अरे इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर आए जिनके हाथों में पिस्टल्स थी। इससे पहले कि आदित्य को समझ पाते, दोनों ने अपनी पिस्टल आदित्य की कनपट्टी पर लगा दी। आदित्य ने गूंगा की तरफ देखा, वो अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। फिर गूंगा ने कहा, तूने मुझे मेरे मोहल्ले में बेइज्जत किया था, आज उसकी कीमत चुकानी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई।
आदित्य डरने के बजाय गूंगा को देखने लगे। असल में आदित्य को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर गूंगा सचमुच आदित्य को मारना चाहता तो वो आदित्य को कभी अपने ऑफिस में नहीं बुलाता। वो सिर्फ आदित्य को डराना चाहता था और शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। बस इतना समझते ही आदित्य का डर खत्म हो गया। आदित्य ने सीधा गूंगा की आंखों में आंखें डाली और बोले, गूंगा, तू वो वक्त भूल गया जब मैंने तेरे लिए अपने घर का सोना बेचा था, तुझे जेल से निकलवाया था, हॉस्पिटल में तेरे लिए भाग दौड़ की थी और आज तू मेरे सर पर गन ताने बैठा है। इसके बाद आदित्य ने गूंगा की आंखों में देखा और कहा, एक काम कर, नाना भाई को फोन लगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गूंगा समझ गया कि आदित्य किसकी बात कर रहे हैं, नाना भाई यानी छोटा राजन। इससे पहले कि गूंगा कुछ कहता उसका फोन खुद ही बज उठा। फोन की स्क्रीन पर नाम देखकर गूंगा का चेहरा बदल गया। दूसरी तरफ छोटा राजन था। बाद में आदित्य को पता चला कि गूंगा के किसी आदमी ने पहले ही राजन को अलर्ट कर दिया था। गूंगा ने फोन उठाया और फिर अगले कुछ मिनट तक वो सिर्फ सुनता रहा क्योंकि राजन उसे लगातार डांट रहा था। गूंगा बीच बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन राजन उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसके बाद राजन ने कहा, फोन आदित्य को दे। आदित्य ने फोन लिया और राजन से अपनी बात कही। आदित्य ने कहा, भाई आपको मालूम है ना कि गूंगा की बेल के लिए मैंने अपने घर का सोना निकाल कर दिया था। इसके बुरे वक्त में मैंने इसे 5 लाख रुपए दिए थे। आप तो ये भी जानते हो कि गूंगा को गोली लगने पर मैंने इसके इलाज के लिए भाग दौड़ की थी और आज इस गूंगा ने मेरे सर पर गन तान दी। राजन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने फोन वापस गूंगा को देने को कहा। अगले कुछ सेकंड में राजन ने सिर्फ एक बात कही, गूंगा अपने आदमियों को अभी बाहर निकाल। बस इतना सुनना था कि कमरे का पूरा माहौल बदल गया। जो गनमैन कुछ मिनट पहले तक आदित्य की कनपटी पर पिस्तौल ताने खड़े थे वो बिना एक पल गंवाए कमरे से बाहर निकल गए। राजन ने गूंगा को आदित्य से माफ़ी मांगने को कहा। उधर गूंगा की पत्नी मंदिरा भी अब तक वहां पहुंच चुकी थी। उसे जब पूरी बात पता चली तो उसने भी गूंगा को खूब खरी खोटी सुनाई। आखिर गूंगा को झुकना पड़ा। उसने आदित्य से हाथ मिलाया और फिर अपने आदमी को चेकबुक लाने को कहा और आदित्य के बकाया पैसों का चेक उनके हाथों में रख दिया। कुछ मिनट पहले जिस कमरे में आदित्य की कनपटी पर गन रखी थी उसी कमरे से वो अब अपना पैसा लेकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन बॉलीवुड में आदित्य पंचोली एक अकेले ऐसे स्टार नहीं थे जिनको ये सब झेलना पड़ा था। उस दौर में बॉलीवुड के कई बड़े नाम दाऊद और छोटा राजन की लड़ाई की चपेट में आ चुके थे। गुलशन कुमार ने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई अपनी जान देकर। राकेश रोशन पर गोलियां चलाई गई, राजीव राय पर जानलेवा हमला हुआ और भरत शाह का मामला ये दिखाने के लिए काफ़ी था अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच चुका था। यानी आदित्य की कहानी कोई अपवाद नहीं थी, कोई एक्सेप्शन नहीं था। वो उस दौर की सैकड़ों कहानियों में से एक कहानी थी। एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड के लोग सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे बल्कि दाऊद और छोटा राजन की लड़ाई के टेंशन के साथ भी जी रहे थे। लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। आज बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इफेक्ट ख़त्म हो चुका है ये कहना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन 1990 के दशक जैसी स्थिति आज नहीं है। आज एक्टर्स को आधी रात को दाऊद या राजन के फ़ोन नहीं आते, प्रोड्यूसर्स को रोज़ रोज़ एक्सटॉर्शन कॉल का सामना भी नहीं करना पड़ता और फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैसे लेने के लिए किसी गैंगस्टर की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर था जब बॉलीवुड सचमुच दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच चल रही लड़ाई का एक मोर्चा बन चुका था और आदित्य पंचोली की कहानी हमें उसी दौर की एक झलक दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट से मुझे बताइए कि अगर आप उस दौर में बॉलीवुड का हिस्सा होते तो क्या आप अंडरवर्ल्ड के दबाव के सामने झुक जाते या उसका सामना करते। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। मिलता हूं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद।